न्यूयॉर्क के मंच पर जयशंकर ने रखा भारत का शांति प्रस्ताव। क्या ब्रिक्स अब बन रहा है वेस्ट के मुकाबले ग्लोबल साउथ का नया महाशक्ति मंच? दोस्तों, मैं आपका गाइड उजांक और आज मैं यही डिस्कशन करने जा रहा हूं कि आखिर पूरी दुनिया में हो क्या रहा है। न्यूयॉर्क की चमचमाती इमारतों के बीच एक शांत लेकिन दुनिया को झकझोर देने वाली बैठक हुई, जहां भारत ने एक बार फिर दुनिया को दिखा दिया कि ग्लोबल पीस और डेवलपमेंट के मुद्दे पर अब सिर्फ अमेरिका या नाटो ही नहीं, भारत की भी आवाज गूंजती है। हम बात कर रहे हैं एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर की उस ऐतिहासिक ब्रिक्स मीटिंग की जो न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के साइड लाइन पर हुई। जी हां, एक तरफ हम यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की बातें कर रहे थे और वहीं भारत अपना खेल खेल गया। एक और जहां भारत ने एक के बाद एक डिप्लोमैटिक मास्टर स्ट्रोक खेला। लेकिन दोस्तों, यह सिर्फ एक औपचारिक बैठक नहीं थी। यहां भविष्य की वैश्विक सत्ता की क्या संरचना होगी, इसका कहीं ना कहीं खाका तैयार हो रहा था। एक बहुत बड़ा गेम चल रहा है जिसकी बागडोर अब भारत के हाथ में रहेगी। अब जरा सोचिए, एक ऐसा मंच जिसमें है ब्राजील, जो लैटिन अमेरिका की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, रशिया जो यूरोप के खिलाफ खड़ा एक सैन्य शक्ति है, इंडिया दुनिया की सबसे बड़ा जनतंत्र और पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, चाइना जो अमेरिका को टक्कर दे रहा टेक्नोलॉजी और व्यापार में, और रहा साउथ अफ्रीका जो अफ्रीका की आवाज बनकर उठ रहा है। यह है ब्रिक्स, एक ऐसा गठबंधन जो अब सिर्फ एक आर्थिक समूह नहीं बल्कि एक भू राजनीतिक जियोपॉलिटिकल शक्ति केंद्र बनने की ओर बढ़ रहा है। तो अब सोचते हैं कि जयशंकर ने ऐसा क्या कहा जो पूरी दुनिया के समाचारों की हेडलाइन बन गया। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने बेहद रणनीतिक लहजे में कहा, अब समय आ गया है कि ब्रिक्स देश मिलकर ग्लोबल पीस बिल्डिंग यानी वैश्विक शांति निर्माण की अगुवाई करें। शब्दों को जरा ध्यान से सुनिएगा। ग्लोबल पीस बिल्डिंग यानी यूनाइटेड नेशन, वेस्टर्न, उसके यूरोपियन यूनियन, ये जो पूरा दंभ भरते कि पूरी दुनिया की शांति की स्थापना करना हमारा काम है। एस जयशंकर ने अपने शब्दों के माध्यम से बता दिया कि पूरी दुनिया में पीस को डिस्टर्ब करने वाले कोई हैं तो यही है, और अब इस संसार में पीस बिल्डिंग का जो उत्तरदायित्व है वो ब्रिक्स कंट्री के ऊपर आ चुकी है। आप मैसेज की गंभीरता समझिए, कितनी गहराई में यह बात जाकर कही जा रही है। एक पूरी जमीन खींची जा रही है पश्चिम के नीचे से। बातचीत में उन्होंने तीन बहुत बड़ी बातें कह दी। पहला, शांति, पीस, सहयोग और स्थिरता। युद्ध नहीं, विकास चाहिए हमें। इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ यानी ऐसा विकास जो सबको साथ लेकर चले, केवल कुछ देश उससे लाभ ना कमाएं, कुछ देशों का शोषण ना हो। एक ऐसा विकास जहां सभी साथ मिलकर चले। और सबसे महत्वपूर्ण जो तीसरी बात, ध्यान से सुनिएगा, कोलैबोरेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग। क्लाइमेट चेंज से लेकर डेब्ट क्राइसिस तक सबकी प्रॉब्लम है तो सब लोग मिलजुल कर साझा करेंगे। यह भारत का मूल तत्व भी है। हम वसुधैव कुटुंबकम कहने वाले देश रहे हैं, और जब हम ऐसा कहते हैं तो दुनिया की बहुत बड़ी आबादी को हम अपने साथ लेकर चलने में सक्षम हैं। यहां भारत ने साफ कर दिया कि वो न सिर्फ एक क्षेत्रीय शक्ति है बल्कि ग्लोबल साउथ की अगुवाई करने को तैयार है। हमारे प्रधानमंत्री का ऐसा विजन है ना, जिसने पश्चिम को डरा के रखा हुआ है। अब सवाल यह है कि ब्रिक्स इतना महत्वपूर्ण क्यों है? आज के समय में इसकी इतनी चर्चा क्यों हो रही है? अमेरिका हर संभव प्रयास क्यों कर रहा है कि भारत को और ब्रिक्स को डिस्टेबलाइज कर सके? तो दोस्तों, आज की दुनिया हमें दो हिस्सों में बटी हुई दिखाई पड़ती है। ये अमेरिका और यूएसएसआर नहीं है। यहां पर एक तरफ है वेस्टर्न ब्लॉक यानी अमेरिका, यूरोपियन यूनियन और नाटो। जी हां, वो नाटो जो दुनिया की सरकारों को डिस्टेब्लिश करने का काम करता है। और दूसरी तरफ उभर रहा है ब्रिक्स प्लस, एक ऐसा मंच जो विकासशील देशों की आवाज बन रहा है। और इस आवाज के पीछे कुछ बात तो है। वो बात है कि ब्रिक्स की जीडीपी आज G7 से आगे निकल चुकी है। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। अगर परचेजिंग पावर पैरिटी यानी पीपीपी के टर्म में बात करें तो आज हमने G7 जो दुनिया के सबसे अमीर देश उनको हमने सरपास कर दिया। ब्रिक्स के पास है 40% ग्लोबल पॉपुलेशन, दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है। 25% ग्लोबल जीडीपी, आप समझ रहे पावर इसकी। और सबसे बड़ी बात है एक साझा ग्लोबल विजन कि हमारे लिए पॉलिसी हम बनाएंगे, पश्चिम में बैठा हुआ कोई आका नहीं। ये आज वेस्ट की दखल बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये कह रहे हैं कि जैसे विश्व में आप इस धरती के नक्शे पे हैं, सम्मान के साथ साझेदारी हमें पसंद है, शोषण नहीं पसंद है। अब आपके दिमाग में बात आ रही होगी, भारत का रोल इसमें इतना अहम का क्यों है? वाई इंडिया इज सो इंपॉर्टेंट? क्योंकि भारत ही एकमात्र ऐसा देश है इन सभी ब्रिक्स ब्लॉक में
जो वेस्ट के साथ बातचीत कर रहा है, रिलेशनशिप बना रहा है। ब्रिटेन के साथ हमने अभी एफटीए साइन किया है। अमेरिका हमें अपना स्ट्रैटेजिक पार्टनर कहता चला आया है। और साथ ही साथ भारत ग्लोबल साउथ की भी आवाज बनता चला जा रहा है। G20 प्लस अफ्रीकन यूनियन को जोड़कर उसने दिखा दिया कि वो सभी का ध्यान रखने में सक्षम है। तो जयशंकर की भाषा में साफ दिखता है कि भारत अब सिर्फ बोलने वाला देश नहीं है, बल्कि नीति बनाने वाला देश बन चुका है। बहुत बड़ी बात है। इनकी नाक के नीचे बैठकर जो दुस्साहस हमने दिखाया है वो बहुत काबिले तारीफ है। ये दुबला पतला इंसान जो डिप्लोमेसी इंडियन फॉरेन सर्विसेज से निकल कर आया है, इसने अमेरिका की नाकों में दम रखा है। इसने ऐसे ऐसे कार्य कर दिए हैं जहां पर वो मंच एक साथ बनने को तैयार नहीं थे। और अभी हमने चाइना में जो देखा, एससीओ की मीटिंग में, जहां पुतिन, शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री मोदी एक साथ एक मंच पर आकर खड़े हो गए, यह तस्वीर अमेरिका को रातों में डराती है। यूनाइटेड पीस कीपिंग मिशन से लेकर वैक्सीन डिप्लोमेसी तक भारत ने दिखा दिया कि मदद करने में जो ताकत है ना, वो कब्जा करने में नहीं है। हम वसुधैव कुटुंबकम, हम सिर्फ बातों में नहीं कहते, हम पूरी दुनिया की आवाज हैं। अब जानते हैं कि मुलाकात में होता क्या है, क्या हुआ। क्लाइमेट चेंज सबका दुश्मन है, लेकिन अमेरिका के कानों पर जू नहीं रेंग रही है। यह वही अमेरिका है जो क्लाइमेट चेंज फंडिंग पर अपने पैर पीछे खींच लेता है। यह वही अमेरिका जो कहता है कि क्लाइमेट चेंज के नाम पर अमेरिका को धमकाया जा रहा है। आज पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन के राक्षस को देख रही है, समझ रही है और बेबसी से इंतजार कर रही है। लेकिन भारत क्लाइमेट चेंज को अपना उत्तरदायित्व तो समझ चुका है। आज उसने एक एक्शन प्लान तैयार किया और ज्यादा से ज्यादा देश भारत के साथ आने को तैयार है। ट्रेड और करेंसी कॉर्पोरेशन, डॉलर पर निर्भरता घटाने की बात की, यही अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत है ना। जिस दिन भारत ने कर दिखाया, ब्रिक्स ने कर दिखाया ना, 10 साल के अंदर हम अमेरिका की ताकत को खींचकर बाहर कर देंगे। सिक्योरिटी डायलॉग्स, अफ्रीका, वेस्ट एशिया, इंडो पैसिफिक, सबको लेकर यार हम एक दूसरे की सीमाओं का सम्मान करेंगे। हम यहां पर सिक्योरिटी, सुरक्षा को स्थापित करेंगे। और सबसे खास बात है, ब्रिक्स का अब विस्तार होना चाहिए। 40% पॉपुलेशन को बढ़ाना है, पूरी दुनिया का जो हिस्सा है अब उसको बढ़ाना है। अब एक बहुत बड़ी बात हो रही है, क्या भविष्य में ब्रिक्स में और देश जुड़ सकते हैं, जैसे अर्जेंटीना, ईरान, यूएई, इजिप्ट, इथियोपिया, जिससे ब्रिक्स बनेगा ब्रिक्स प्लस और वेस्ट के लिए बनेगा एक असली जियोपॉलिटिकली काउंटरवेट। पश्चिम को पहली बार एक बहुत बड़ी चुनौती मिलने जा रही और पश्चिम इस बात को जानता है, इसलिए वो घबराया है। वो ऐसी चीजें कर रहा है जिससे भारत के आसपास डिस्टेबलाइजेशन हो। अब सवाल है, भारत की रणनीति क्या है। जयशंकर ने जो शब्द चुने ना, वो सिर्फ कूटनीतिक भाषा नहीं थी, वो सिंबोलिज्म था। और वर्ड पॉलिटिक्स में ना संकेत चलते हैं, मैसेज दिया जाता है। उन्होंने वर्ड यूज किया रिफॉर्म मल्टीलैटरलिज्म, यानी भारत चाहता है कि यूएनएससी जैसे संस्थानों में भी ग्लोबल साउथ की आवाज हो। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जानते हो भारत संस्थापक देशों में है, लेकिन उसको सीट नहीं मिली। उसको लॉलीपॉप दिया गया, परमानेंट सीट हमें नहीं मिली है। भारत ने कहा, कुछ दिन पहले हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत को अब ऐसी संस्थाओं की आवश्यकता नहीं है जहां इतने सालों में हमारी आवाज नहीं सुनी गई। तो हमारी आवाज नहीं सुन पा रहे, ग्लोबल साउथ की तो आवाज सुनोगे। ताकत में, एकता में बल होता है। यह बात अब हम यूनाइटेड नेशन को भी बताने जा रहे हैं। पीस बिल्डिंग और स्टेबिलिटी में भारत चाहता है यूक्रेन वॉर, गाजा, इंडो पैसिफिक जैसे मुद्दों पर केवल वेस्ट नहीं, ब्रिक्स की भी बात सुनी जाए। ब्रिक्स मीडिएशन करे। क्यों अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप क्यों आकर मीडिएशन की बात करता है? हमारे अंदर भी तो वो क्षमता है। रिस्पेक्ट फॉर सॉवरेनिटी एंड नॉन इंटरवेंशन, क्या बात कही है। भारत साफ कह रहा है कि उसकी विदेश नीति नो इंटरफेरेंस की नीति पर टिकी है। जैसे चाइना कहता है भाई हमारे मामले में तुम नहीं घुसोगे, वैसे हमें भी एक दूसरे की सीमाओं का सम्मान करना है। हमारा मामला है, हम निपटाएंगे। यही एक ताकतवर देश की पहचान, उसकी निशानी होती है। लेकिन यहां तो बातें रही, एक बड़ा सवाल भी उठ रहा है, क्या ब्रिक्स वेस्ट का विकल्प बन पाएगा? क्या वाकई में ब्रिक्स कामयाब हो पाएगा? क्योंकि यह संकल्पना बहुत पहले रखी गई थी, लेकिन वेस्ट की साजिशों के जाल में संदेह का वो बादल बुना गया कि ब्रिक्स कभी अपने मुकाम तक नहीं पहुंच पाया। अब देखते हैं कि आने वाला टाइम क्या, क्योंकि भारत इस काम को लेकर बहुत संजीदा हो चुका है। अब इस सवाल के जवाब में जयशंकर का अगला कदम देखते हैं कि वो क्या होता है। भारत अब ब्रिक्स को सिर्फ एक ग्रुपिंग नहीं, एक मल्टीलैटरल विजन में बदलना चाहता। विजन, मकसद, सालों की सोच, ऐसा मत जहां अमेरिका की तरफ धमकी नहीं दी जाती, बल्कि बातचीत से समाधान निकाला जाता है।
लेकिन आखिरी और सबसे दिलचस्प बात क्या है, भारत अब सिर्फ एक देश नहीं, एक वैचारिक नेतृत्व बन चुका है। बहुत खूबसूरत बात है। बात पसंद आई तो कमेंट में जरूर बताना। आज हम एक थॉट प्रोसेस, और हम ऐसा नहीं कि हम पहली बार कर रहे हैं, भारत को ऐसे ही विश्व गुरु नहीं कहा गया। भारत ने अपने विचार की शक्ति से पूरे संसार को आंदोलित किया है, और जयशंकर जैसे नेता इसे संयुक्त राष्ट्र से लेकर संघाई तक, ब्रिक्स से लेकर इंडो पैसिफिक तक लेकर जा रहे हैं। वो दूत बनकर पूरी दुनिया में घूम रहे हैं। तो जब अगली बार आप वर्ल्ड लीडरशिप की बात करें तो याद रखिएगा, अब यहां सिर्फ बाइडेन, मैक्रोन यहां नहीं होंगे, यहां जयशंकर भी होंगे। भारत की तरफ से ग्लोबल पीस का प्रस्ताव लेकर वो पहुंचेंगे, और भारत की ताकत को, भारत के झंडे को पूरे विश्व मंच पर प्रस्तुत किया जाएगा। तो अब सवाल आपके लिए, आप क्या मानते हैं कि ब्रिक्स दुनिया की दिशा बदल सकता है? क्या भारत का शांतिपूर्ण नेतृत्व आने वाले दशकों में पश्चिम वर्चस्व को चुनौती दे पाएगा? कमेंट में बताइए, क्या अब दुनिया की कमान साउथ के हाथ में आ जाएगी, या फिर यह सिर्फ एक डिप्लोमैटिक इवेंट बन के रह जाएगा? स्टे ट्यून फॉर फुल कवरेज, जुड़े रहिए। आने वाले एपिसोड में बताऊंगा कि ब्रिक्स की मुद्रा, ब्रिक्स पे डॉलर को क्या टक्कर दे पाएगी, और अमेरिका की हेजीमोनी का अंत कब होने जा रहा है। धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, और दिल में भारत माता की तस्वीर को रखते हुए बोलिए जय हिंद।